नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम और दिलचस्प दौर की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ। वो समय जब समाज और धर्म में बड़े बदलाव की आप कह सकते हैं एक लहर चल रही थी। बिल्कुल। यानी करीब 18वीं सदी के आखिर से 20वीं सदी के मध्य तक का समय। हमारे पास इस दौर के कुछ दस्तावेज और नोट्स भी हैं। जी हाँ। और ये वो दौर था जब सदियों पुरानी जो रूढ़ियां थीं, रीति रिवाज थे, उन पर सवाल उठ रहे थे। मतलब भारतीय समाज एक तरह से खुद को फिर से समझ रहा था, है ना? हाँ, एक नई पहचान गढ़ रहा था। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो मुख्य आंदोलन थे, उनके पीछे की सोच क्या थी और उनका असर क्या हुआ, उसे समझें। तो चलिए इन जानकारियों को जरा खंगालते हैं और देखते हैं कि उस दौर में समाज को बदलने की ये कोशिशें कैसे शक्ल ले रही थीं। कहाँ से शुरू करें? गुजरात से? हाँ, गुजरात से कर सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में स्वामी नारायण संप्रदाय की बात है ना। हाँ। स्वामी सहजानंद। जी, स्वामी सहजानंद, उन्होंने एक ईश्वर और जिसे कहते हैं नैतिक आचरण, उस पर बहुत जोर दिया। काफी प्रभाव रहा उनका गुजरात में। और उसी समय कलकत्ता में वहां तो ब्रह्म समाज की गूंज थी। राजा राम मोहन रॉय। हाँ, ब्रह्म समाज, जिसकी शुरुआत में आत्मीय सभा नाम था। उनका फोकस था एकेश्वरवाद पर, मतलब एक ही ईश्वर। मूर्ति पूजा का विरोध। हाँ, मूर्ति पूजा और खासकर सती प्रथा जैसी जो कुरीतियां थीं, उनका तो जबरदस्त विरोध किया उन्होंने। अच्छा। उनका मानना था कि हिंदू धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, उनको इन बाहरी आडंबरों से मुक्त करना जरूरी है। और उन्होंने अपने विचारों को फैलाया कैसे? कुछ पत्रिकाओं का जिक्र है यहाँ। हाँ, उनके जर्नल्स बहुत प्रभावशाली थे, जैसे संवाद कौमुदी। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने भी ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। तत्वबोधिनी पत्रिका और इंडियन मिरर जैसे प्रकाशनों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। तो ये विचार फैल रहे थे, लेकिन क्या सब लोग सहमत थे इनसे? बंगाल में ही कोई विरोध भी था? बिल्कुल था। इसी दौर में हेनरी डरोजियो का यंग बंगाल मूवमेंट भी था। ये लोग तर्क, स्वतंत्रता और सत्य पर बहुत बल देते थे। अच्छा, ये अलग धारा थी। हाँ, ज्यादा रैडिकल कह सकते हैं। उनका जर्नल था ज्ञानान्वेषण, और फिर जैसा आपने पूछा, विरोध भी था। हाँ। राधाकांत देव ने कलकत्ता में धर्म सभा बनाई। इनका मकसद था पारंपरिक हिंदू मान्यताओं की रक्षा करना, ब्रह्म समाज के विचारों के खिलाफ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे। हाँ, ये विरोधाभास दिखता है। मतलब परंपरा भी बचानी है, पर पश्चिमी शिक्षा भी चाहिए। तो समाज में एक तरह की क्या कहते हैं, खींचतान चल रही थी। सही बात है। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं। ये वहाबी आंदोलन क्या था? सैयद अहमद बरेलवी। हाँ, वहाबी आंदोलन ये वलीउल्लाह की शिक्षाओं से प्रेरित था, और इसका एक बड़ा पहलू ब्रिटिश शासन का विरोध भी था। सैयद अहमद बरेलवी ने इसे फैलाया। ये एक तरह से इस्लाम में शुद्धता लाने का आंदोलन था। और पंजाब में सिखों के बीच भी कुछ हो रहा था, नामधारी या कूका आंदोलन। जी, बाबा राम सिंह का कूका आंदोलन, ये सिखों के बीच सामाजिक और राजनीतिक सुधारों पर केंद्रित था। अंग्रेजों का विरोध इसमें भी शामिल था। तो मतलब धर्म और राजनीति कई जगह साथ साथ चल रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते तो और भी संगठन बन गए, जैसे पारसियों के लिए रहनुमाई मस्द आसान सभा। इसमें दादा भाई नौरोजी भी शामिल थे। हाँ, उनका जर्नल था राष्ट्र गोफ्तार। सही। और आगरा में राधा स्वामी आंदोलन शुरू हुआ। तुलसीराम जी ने शुरू किया। इसमें गुरु की महत्ता और सरल जीवन पर जोर था। और इस्लामी जगत में देवबंद स्कूल का भी जिक्र है। हाँ, देवबंद स्कूल मोहम्मद कासिम नानुतवी और राशिद अहमद गंगोई ने शुरू किया। ये इस्लाम की कह सकते हैं उदार व्याख्या करते थे, लेकिन साथ ही पश्चिमी प्रभाव से दूरी बनाकर नैतिक उत्थान पर जोर देते थे। लेकिन इन्होंने कांग्रेस का स्वागत किया था। जी हाँ, ये दिलचस्प है। ये दिखाता है कि वो राजनीतिक रूप से जागरूक थे और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना चाहते थे, भले ही उनका धार्मिक दृष्टिकोण अलग था। फिर महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का भी नाम आता है। आत्माराम पांडुरंग, रानाडे। हाँ, प्रार्थना समाज ये ब्रह्म समाज से काफी प्रेरित था। एकेश्वरवाद और जातिगत भेदभाव का उन्मूलन, महिलाओं की शिक्षा, इन सब पर इन्होंने बहुत काम किया। रानाडे का योगदान बहुत बड़ा था इसमें। और फिर आर्य समाज, जिसकी बात हमने थोड़ी पहले की थी, दयानंद सरस्वती। जी, दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो का नारा, हिंदू धर्म में सुधार, मूर्ति पूजा का खंडन, और जैसा हमने कहा, डीएवी स्कूलों की स्थापना। इनका प्रभाव उत्तर भारत में काफी ज्यादा रहा। अब आते हैं सर सैयद अहमद खान पर। अलीगढ़ आंदोलन, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। हाँ, बहुत अहम। सर सैयद का पूरा जोर मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर था।
उनका मानना था कि आधुनिक बने बिना तरक्की नहीं हो सकती। उनका जर्नल था तहजीब अल अखलाक। बिल्कुल। और अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, वो इसी आंदोलन की देन है। इसी समय थियोसॉफिकल सोसाइटी भी आई। मैडम ब्लवात्स्की, कर्नल ओलकॉट और बाद में एनी बेसेंट। जी, ये पश्चिम से आया आंदोलन था, लेकिन इसने भारतीय धर्मों और दर्शन, खासकर उपनिषद और वेदांत से बहुत प्रेरणा ली। धार्मिक पुनरुत्थान और सामाजिक सुधार दोनों इनके लक्ष्य थे। एनी बेसेंट ने भारत में इसे बहुत लोकप्रिय बनाया। शिक्षा के क्षेत्र में पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का भी जिक्र है। हाँ, राणा डे, आगरकर जैसे लोग जुड़े थे। इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की, जो शिक्षा के प्रसार में एक मील का पत्थर साबित हुआ। महिलाओं की स्थिति पर वापस आते हैं। सेवा सदन, बहराम जी मालाबारी का। हाँ, सेवा सदन ने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई और विधवाओं की दशा सुधारने पर काम किया। इसी तरह राणा डे ने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस शुरू की, जो सामाजिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का मंच बनी। और रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। और नर सेवा नारायण सेवा, यानी मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, इस पर बल दिया। शिक्षा प्रणाली में सुधार पर भी उनका ध्यान था। 20वीं सदी की शुरुआत में भी ये सिलसिला जारी रहा। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ भारत धर्म महामंडल बना, मदन मोहन मालवीय जैसे नेता इसमें थे। ये रूढ़िवादी हिंदुओं का संगठन था, जो कुछ हद तक आर्य समाज के विचारों के विरोध में था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई। जी, इसका उद्देश्य था देश सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ता तैयार करना। अकाल राहत, आदिवासियों की स्थिति सुधारना, शिक्षा का प्रसार, ये सब उनके काम थे। महिलाओं के लिए और भी संस्थाएं बनी। पूना सेवा सदन। हाँ, रमाबाई रानाडे का पूना सेवा सदन महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक उत्थान के लिए था। फिर धोंडो केशव कर्वे का निष्काम कर्म मठ, जिन्होंने पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। यकीनन। फिर सरलाबाला देवी चौधरानी का भारत स्त्री मंडल और एनी बेसेंट की इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन, ये सब महिलाओं को संगठित करने और उनके अधिकारों की आवाज उठाने में महत्वपूर्ण रहे। और आम जनता, पीड़ित वर्गों के लिए सोशल सर्विस लीग और सेवा समिति। जी, नारायण मल्हार जोशी ने बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग बनाई और हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद में सेवा समिति। इन दोनों का काम था आम लोगों की मदद करना, स्कूल खोलना, पुस्तकालय चलाना, मतलब सामाजिक सेवा के जरिए लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना। तो ये तो बहुत सारे आंदोलन हो गए। धर्म, जाति, शिक्षा, महिला अधिकार, सामाजिक सेवा, दायरा तो बहुत बड़ा था। सही कहा। ये थी कुछ झलकियां उन अनेकों आंदोलनों की, जिन्होंने मतलब आधुनिक भारत की नींव रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इनका दायरा वाकई बहुत वसी था, जैसा आपने कहा। What's fascinating here is कि इन सब में कहीं ना कहीं मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाने और एक बेहतर समाज बनाने की चाहत दिखती है ना? समाज को बेहतर बनाना। So what does this all mean? मतलब इन सब से हम क्या समझें? यही कि बदलाव की कोशिशें कई दिशाओं से हुई, अलग-अलग विचारों से हुई। हाँ, कुछ ने प्राचीन ग्रंथों से प्रेरणा ली, तो कुछ ने पश्चिमी शिक्षा और तर्क को अपनाया, कुछ ने दोनों को मिलाने की कोशिश की। ये दिखाता है कि समाज कितना गतिशील था उस वक्त। सोचने वाली बात यह है कि इन सुधार आंदोलनों की जो विरासत है, वो आज के भारत में कितनी जीवित है। बहुत जरूरी सवाल है ये। और उनके उठाए मुद्दे आज कितने प्रासंगिक हैं? दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या वो चुनौतियां जिनसे ये आंदोलन उस वक्त जूझे थे, चाहे वो जातिगत भेदभाव हो, महिलाओं के अधिकार हो, धार्मिक कट्टरता हो, क्या वो आज पूरी तरह खत्म हो गई हैं? शायद नहीं। शायद नहीं। तो इस पर विचार करना बहुत जरूरी है कि हम आज कहाँ खड़े हैं और इन आंदोलनों से क्या सीख सकते हैं।